नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में, जिसमें मैं टॉप 10 न्यूज़ लेकर 3 बजे आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं। मेरे मित्रों, 3 बजने ही वाले हैं, चंद सेकंड में 3 बजेंगे। और मित्रों, 3 बजे जैसा कि मैं आप सभी को बताता आ रहा हूं कि सुबह के 10 बजे और शाम में 3 बजे मैं आप सभी को ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता हूं, और उसी कड़ी में एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं। मेरे मित्रों, खबरें अभी भी हैं तमाम, जिससे आप हैं अनजान, तो आप सभी को लेना है उन सभी खबरों का संज्ञान। मेरे मित्रों, आगे बढ़ूंगा और आज की जो सबसे बड़ी खबर है मेरे मित्रों, बिना देर की उस पर जाऊंगा और आप सभी को बताऊं कि 5 राफेल विमान वायुसेना में शामिल हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि राफेल का शामिल होना पूरी दुनिया को कड़ा संदेश है, और खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नज़र डाल रहे हैं, यानी कि उन्होंने चीन को जो है बिना नाम लिए कड़ा संदेश दिया है। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं, खबरों के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट राफेल भारत आने के 43 दिन बाद आज अंबाला एयरपोर्ट पर जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल हो गए हैं। मेरे मित्रों, एक लंबे समय से जो है आप सभी को मालूम है कि 29 तारीख को जो है वो राफेल हमारे पास फ्रांस से खरीदे गए हैं, और ये जो है 5 राफेल अभी आए हैं। कई और राफेल की बात हुई है मेरे मित्रों, वो जो है अगले कुछ महीनों में भारत को वो सौंपे जाएंगे। जो फ्रांस की सरकार है वो राफेल जो है वो भारत सरकार को सौंपेगी, फ्रांस की सरकार जो है। और अभी मेरे मित्रों जो खबर ये है वो ये है कि अभी जो तत्काल जो खबर है, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ मेरे मित्रों। उसमें खबर यह है कि फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट राफेल भारत आने के 43 दिन बाद आज जो है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल कर लिए गए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, और खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं। मैं वायुसेना के साथियों को बधाई देता हूँ। हाल ही में एलएसी पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान आपने जो तेजी और सतर्कता दिखाई, उससे आपके कमिटमेंट का पता चलता है। ऐसा जो है वो वायु सैनिकों के लिए जो राष्ट्र जो 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 गृह मंत्री हैं, जो 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 रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा मेरे मित्रों, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है मेरे मित्रों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, उस वो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, और खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नज़र डाल रहे हैं। मैं वायुसेना के साथियों को बधाई देता हूं। हाल ही में एलएसी पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान आपने जो तेजी और सतर्कता दिखाई, उससे आपके कमिटमेंट का पता चलता है। ऐसा जो है वो जो रक्षा मंत्री हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है। हमारे साथ मेरे मित्रों आगे बढ़ूंगा, उससे पहले मैं जोगिंदर सोलंकी जी का जो है धन्यवाद कर दूंगा। उनका अपने कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे आदरणीय रहे हैं, हमारे पूजनीय रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सोलंकी जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति आदर व्यक्त करता हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मेरे मित्रों मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे जब बढ़ूंगा तो आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि वायुसेना प्रमुख जो है, यानी कि वायुसेना अध्यक्ष जो है RKS भदौरिया, उन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में बताऊं। तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राफेल को शामिल करने का इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता था। इससे पहले फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में सर्वधर्म, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा की गई, और उसके बाद जो है एयर शो हुआ, जिसमें फाइटर प्लेन्स ने जो है वो आसमान में ताकत दिखाई, और फिर लैंडिंग के बाद जो है वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया राफेल को। और मेरे मित्रों, इसी के साथ थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। तो राफेल फाइटर जेट की जो है वो अम्बाला स्थित 17 गोल्ड एरो स्क्वाड्रन, यानी कि राफेल फाइटर जेट की अम्बाला स्थित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। और 17 साल बाद देश का कोई रक्षा मंत्री अम्बाला एयरपोर्ट स्टेशन पर किसी बड़े समारोह में शामिल हुआ। इससे पहले अगस्त 2003 में एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने 73 वर्ष की उम्र में जो है अम्बाला से MiG-21
बाइसन में जो है उड़ान भरी थी। तो ये मेरे मित्रों बहुत बड़ी खबर थी जो आप सभी को बताना था। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूंगा, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कई सारी सौगातें दी हैं, आज उसकी बात करूंगा। और बताया जा रहा है कि 294 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज। और क्या कुछ कहा इस अवसर पर, उसके बारे में बताऊंगा मेरे मित्रों। खबरें के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य को 294.53 करोड़ रुपए की योजनाओं की जो है सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY का शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ जो है किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की। ई गोपाला ऐप जो कि किसानों के लिए शुरुआत की गई है मेरे मित्रों। और इस दौरान जो है सूबे के मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता जो है वो मौजूद रहे। जानकारी यह है मेरे मित्रों। और तो प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य के लोगों और योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा भी की और इन योजनाओं के फायदों को बताया। इस दौरान पूर्णिया की एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि राज्य में शराबबंदी के बाद से उनके परिवार ने पशुओं को पालने का काम शुरू किया है। और इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भी आत्मनिर्भरता में महिलाओं को आगे बढ़ावा देने की दिशा में जो है दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधन की शुरुआत भोजपुरी भाषा में की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मछली पालन, डेयरी से जुड़े काम के जरिए किसानों की आय को दोगुना किया जाए। उन्होंने कहा कि मछली पालन की योजना में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे और समुद्र से लेकर तालाब तक मछली पालन पर जोर देने के लिए व्यापक योजना पर काम चल रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से गंगा नदी को साफ किया जा रहा है क्योंकि मछली पालन साफ पानी से ही होता है, साफ पानी में ही होता है। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में गांव-गांव पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही हाल ही में लॉन्च की गई डॉल्फिन योजना से भी फायदा मिलेगा बिहार वासियों को, बल्कि पूरे देशवासियों को। ऐसा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और मेरे मित्रों आगे बढ़ूंगा उससे पहले मनीष सिंह जी का जो है धन्यवाद कर दूं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। मनीष सिंह जी आपका, जोगिंदर सोलंकी जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये मेरा धन्य है, अहोभाग्य है मेरा कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप सभी उन सभी तमाम मित्रों का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो मेरे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसके बारे में जल्दी से मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा। तो मित्रों आज जो इतनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव जो 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की ताकत और ऊर्जा बने, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा मेरे मित्रों एक बार फिर से बताऊं तो आज जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गाँव जो है वो 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की ताकत और ऊर्जा बने। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब इस सदी में नीली क्रांति यानी मछली पालन से जुड़े काम, सफेद क्रांति यानी डेयरी से जुड़े काम, मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन हमारे गांव को और समृद्ध करेंगे, इसकी कोशिश जो है की जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में जो इस योजना का शुभारंभ हो रहा है और अगले 4 से 5 वर्षों में इस पर जो है 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज जो है 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि बिहार में पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि देश के हर हिस्से में समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी योजना बनाई गई है और आज़ादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उससे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में कहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है और इसमें करीब 75 लाख किसान बिहार के ही हैं।
और अब तक जो है करीब 6,000 करोड़ रुपए बिहार के किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुफ्त राशन की योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ जो है बिहार के हर जरूरतमंद साथी तक पहुंचे और बाहर से गांव लौटे हर श्रमिक परिवार तक इसका लाभ पहुंचे, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ ही उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज जो है वो ई गोपाला ऐप भी शुरू किया गया है, उसका भी शुभारंभ किया गया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ई गोपाला ऐप एक ऐसा डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और ये ऐप जो है वो पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। और मेरे मित्रों जो है प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान, यानी कि एक तरह से उन्होंने नया नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान का। तो ये मेरे मित्रों प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था वो मैंने बताया। मैंने बिहार की बात की मेरे मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की जानकारी दी आप सभी को। चूंकि अभी बिहार में चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर में, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर तक जो है चुनाव करा लेना है। और इसी बीच मेरे मित्रों जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की जो है पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसको बड़ा झटका लगा है आज मेरे मित्रों। वो इसलिए कि आरजेडी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने सादे कागज पर लिखकर जाहिर की है अपनी पीड़ा। क्या कुछ है मेरे मित्रों, खबर के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा एक सामान्य पन्ने पर जो है एक सामान्य कागज पर लिखकर भेजा है। इसमें उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता कार्यकर्ता और आम जनों ने बड़ा स्नेह दिया है, मुझे क्षमा करें, ऐसा जो है वो उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी है। और मित्रों आप सभी को बताता चलूं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री की खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे और उन्होंने इसका जो है पुरजोर विरोध भी किया। यही कारण है कि रामा सिंह को अभी तक आरजेडी में जगह नहीं मिल सकी है। और रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि हमने एक बार जो फैसला कर लिया तो उससे पीछे नहीं हट सकते, हमने न तो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया है और नहीं आगे करेंगे। मित्रों थोड़ी सी और जानकारी दूंगा तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया कि तेजस्वी यादव ने पटना एम्स में आकर मेरे स्वास्थ्य का हाल जाना जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया है और उसे हरगिज वापस नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने यानी रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है। और मेरे मित्रों आप सभी को बताता चलूं कि 9 सितंबर को खबर आई थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत दोबारा बिगड़ गई थी और उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स दिल्ली के आईसीयू में जो है भर्ती कराया गया। फिलहाल वे एम्स के आईसीयू में ही भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है वो भी राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। वो खबर जो है नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। और खबर यह है मेरे मित्रों कि राहुल गांधी का जो है वो मोदी सरकार पर एक बार फिर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बोला कि गलत नीतियों के कारण, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां गई हैं और जीडीपी गिरी है। मेरे मित्रों खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने आज जो है वो कई सारे आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर। और क्या कुछ कहा है उन्होंने मेरे मित्रों उसके बारे में बताऊंगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के नीतियों के कारण जो है वो करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई। पार्टी के स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान के तहत उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां चली गई और जीडीपी में जो ऐतिहासिक गिरावट आई है, इसने जो है भारतीय युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है, ऐसा ट्वीट करके राहुल गांधी ने अपनी बात कही है।
और कांग्रेस नेता ने लोगों से सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग से जुड़े इस अभियान के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि सरकार को जो है विवश करिए कि वह युवाओं की आवाज़ सुने। और इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड जैसा साबित हुआ और वादा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। उन्होंने इसे डिजास्टर प्लान बताया। और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता यानी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मेरे मित्रों मैं बताऊं कि हमारे जो मैं जब कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, जब हम अपने देश की राजनीति की बात कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने इस अभियान के तहत ट्वीट कर दावा किया कि मोदी जी अपने युवाओं को बरगलाकर सत्ता हथियाई थी और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था। 6 साल में जो है 12 करोड़ रोजगार देना तो दूर 14 करोड़ रोजगार छीन लिए और भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा कि युवा अब जाग गया है और जवाब मांगता है, सिंहासन खाली करो, युवा आता है। ऐसा जो है वो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जो है वो नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पे जो है वो निशाना साधा। मित्रों, अगली खबर जो है उसके ऊपर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मित्रगण जुड़ गए हैं उनका धन्यवाद कर दूं। अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मनीष सिंह जुड़े हैं, जोगिंदर सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे भी तमाम मित्रगण हैं जो हमारे साथ जो है हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और जो है आपको जो अब जो है वो बिहार जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है 14 सितंबर से, और उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव होना है उसको लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं मेरे मित्रों, उससे मैं आप सभी को रूबरू कराऊं। तो खबर यह है मेरे मित्रों कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में दिखेगी जेडीयू आरजेडी की जोर आजमाइश और हरिवंश और मनोज झा आमने सामने हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे मित्रों, खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन के बीच जो है जोर आजमाइश यानी रस्साकसी 14 सितंबर को राज्यसभा में देखने को मिलेगी। दरअसल राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होना है और इस पद की दौड़ में जो है राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद जो है हरिवंश प्रसाद सिंह ने पहले ही बतौर एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को अपना उम्मीदवार बनाने की चर्चा है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से जो है वो मनोज कुमार झा को उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और खबर यह भी है मेरे मित्रों कि मनोज झा जो है वो 11 सितंबर को यानी कल जो है वो उपसभापति के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह लड़ाई जो है और दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि दोनों उम्मीदवार बिहार से हैं और बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें जेडीयू बनाम आरजेडी का मुकाबला प्रभावी रूप से होगा। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि विपक्ष ने पहले जो है द्रविड़ मुद्रित कड़गम यानी मैं मित्रों ये बता रहा था आप सभी को कि विपक्ष ने पहले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा के नाम पर चर्चा की थी, लेकिन तमिलनाडु के उच्च सदन के नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और मनोज झा पहली बार राज्यसभा पहुंचे। उन्हें एक कुशल प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है, साथ ही उनकी ईमानदारी की भी चर्चा होती रहती है। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य, इनमें से 116 सांसद एनडीए के हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित अन्य दलों से समर्थन मिलने की संभावना है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत की संभावना ज्यादा है। इस बीच मेरे मित्रों खबर एक थोड़ी सी और है, वो बता दूं कि हरिवंश प्रसाद सिंह जो है पहले भी यानी कि 2018 में एक बार राज्यसभा के उपसभापति चुने जा चुके हैं और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को हराया था और उस समय हरिवंश को 125 वोट मिले थे जबकि बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। 2014 में हरिवंश बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे और हरिवंश नारायण सिंह जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार भी रह चुके हैं। तो ये मेरे मित्रों जो जानकारी है, और इस बीच जानकारी ये भी है कि इस बीच खबर ये आ रही है, जानकारी बल्कि है स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, जनता दल यू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनसे बात की है और बात करके जो है मेरे ख्याल से उन्होंने समर्थन ही मांगा है उपसभापति पद के लिए, चूँकि हरिवंश नारायण सिंह जो है, हरिवंश प्रसाद जो हैं वो
जेडीयू के उम्मीदवार हैं, इसलिए नीतीश कुमार की तरफ से ये पहल की गई है, यह प्रयास किया गया है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे जब बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि हरिवंश को समर्थन देने के लिए बिहार सीएम ने की उड़ीसा के सीएम से बात, इसके बारे में मैंने अभी बताया मेरे मित्रों। खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उन्होंने आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के जो अध्यक्ष हैं नवीन पटनायक से बात की है। और बीजू जनता दल के मुताबिक इस बातचीत के दौरान नीतीश कुमार राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए हरिवंश नारायण सिंह को अपना समर्थन देने का अनुरोध किया। संसद का मानसून सत्र, जैसा कि मालूम है आप सभी मित्रों को, कि 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, और सत्र के पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है। और विपक्षी पार्टियों की ओर से जो है डीएम के सांसद रुचि सिवा को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने सब इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से, इसलिए मनोज झा का नाम आ रहा है। और एनडीए की ओर से इस पद के लिए जनता दल के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है, और उन्होंने इसके लिए आज नामांकन भी दाखिल कर दिया। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि नामांकन की अंतिम तारीख जो है वो कल यानी कि 11 सितंबर 2002 दोपहर 12 बजे तक ही है। यानी कल जो भी राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जो है 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक ही लड़ सकते हैं चुनाव। और मित्रों, इसमें आम आदमी नहीं लड़ सकते, जैसा कि आपको मालूम है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही उपसभापति के लिए नामांकन करते हैं और उन्हीं में से चुना जाता है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं जो आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है उस पर चलूंगा। अगली खबर जो है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई खबर है, और रिया चक्रवर्ती से जब जुड़ी हुई खबर है मेरे मित्रों, तो इसमें क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो है अपडेट मेरे मित्रों, अभी एक खबर आई है कि सुशांत सिंह केस में जो है वो ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया को जो है जमानत आज नहीं मिलेगी। मुंबई कोर्ट का फैसला जो है वो कल आ सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं मेरे मित्रों। मैं खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती ने जमानत के लिए मुंबई की एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज यानी कि गुरुवार को सुनवाई हुई, और कोर्ट जो है वो शुक्रवार को फैसला सुनाएगी, यानी कि कल फैसला आएगा मेरे मित्रों। अब जो है आज जो है यानी आज कम से कम आज भर जो है रिया चक्रवर्ती को और जेल में ही रहना होगा, क्योंकि मामले की सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन इसका फैसला जो है वो कोर्ट वो कल सुनाएगा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था, और उसी दिन कोर्ट ने 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। और इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार जो है प्रयास किया है, जिस पर आज सुनवाई जो हुई। और एक यह याचिका जो है उनके वकील सतीश मानसिंदे द्वारा जो है दायर की गई थी, और इसमें जो है 28 वर्षीय अभिनेत्री ने स्वयं के निर्दोष होने का दावा किया था। और इस केस में रिया समेत गिरफ्तार सभी आरोपी ड्रग्स तस्कर जो अनुज केसवानी को छोड़कर उनकी जमानत याचिका पर जो है आज सुनवाई हुई। और अब जो है फैसला मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर मुंबई की कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। और सुशांत सिंह केस में जो है रिया चक्रवर्ती और सौवी चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर मुंबई के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, लंबे समय तक सुनवाई हुई। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने ये कहा है कि वो अब सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, और कल जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा मेरे मित्रों, मैं अवश्य ही बताऊंगा आप सभी को, उससे रूबरू करूंगा, अपडेट दूंगा आप सभी को। इस बीच मेरे मित्रों, खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और बंगाल ब्राह्मण महिला बताकर कहीं क्या कुछ कहा है उन्होंने। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं मेरे मित्रों, तो मैं बात कर रहा हूं अधीर रंजन चौधरी के बारे में, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। और खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों, और आप सभी को बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में घिरे रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, और उनकी जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला कल तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट अब कल फैसला सुनाएगी कि रिया चक्रवर्ती को जमानत दी जाएगी या फिर उनको 14 दिन तक जेल में ही रहना पड़ेगा। और पूरे मामलों में मेरे मित्रों, रिया चक्रवर्ती को लेकर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, सांसद जो हैं, लोकसभा सांसद है अधीर रंजन चौधरी, बल्कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को ही बेतुका करार दिया है। और कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने रिया के समर्थन में उतरते हुए एक के बाद एक 5 ट्वीट किए और सरकार से लेकर जांच एजेंसियों तक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता थे, बीजेपी ने सियासी फायदा उठाने के लिए उन्हें बिहारी कलाकार बना दिया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि रिया पर जो अधीर रंजन चौधरी है उन्होंने कहा है कि रिया पर
नहीं हत्या और नहीं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है, बल्कि उन्हें एनडीपीएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस तरह से अपने काम कर रही हैं ताकि सत्ता में बैठे लोग खुश हो सके। उन्होंने तंजात्मक अंदाज में यानी तंज कसते हुए कहा कि जांच एजेंसियां समुद्र मंथन के बाद अमृत के बजाय दवाई ढूंढ कर लाए हैं और अभी भी अंधेरे में टटोल रहे हैं कि हत्यारा कौन है। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि रिया के पिता सेना के अधिकारी रह चुके हैं और देश की सेवा की है। रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला भी हैं। और इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि सुशांत को न्याय की व्याख्या बिहारी के लिए न्याय की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि सुशांत को न्याय की व्याख्या बिहारी के लिए न्याय की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। रिया के पिता को भी अपने बेटी के लिए न्याय मांगने का हक मिलना चाहिए और किसी भी मामले का मीडिया ट्रायल हमारी जो व्यवस्था है उसके लिए शुभ नहीं है और सभी को न्याय मिले, यही हमारे संविधान का सार है। और आप सभी को बताऊं कि रिया के समर्थन में बॉलीवुड के कई सारे लोगों ने भी, बॉलीवुड से जुड़े कई हस्तियों ने भी कई लोगों ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किया है, रिया चक्रवर्ती के समर्थन में ट्वीट किया है। और मित्रों इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है वो आम आदमी से जुड़ी हुई है, जिसमें आम आदमी को राहत दी गई है। और ये खबर मेरे मित्रों सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक बढ़ाया जाए और केंद्र से 2 हफ्ते में ठोस फैसला लेने के लिए कहा गया है। मेरे मित्रों खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि लोन मोरेटोरियम यानी कि किस्त भुगतान में मोहलत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 और हफ्ते का समय दिया है। आज जो है मेरे मित्रों जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले 3 जजों के बेंच ने कहा कि मोरेटोरियम पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई को यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि तक बैंक किसी भी लोन की किस्त न चुकाने पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए घोषित न करें। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। और मेरे मित्रों मैं और जानकारी दूं इसमें आप सभी को, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस मामले को लेकर बैंकों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर रहा है और इस संबंध में 2 से 3 राउंड की बैठक हो चुकी है और मामले का परीक्षण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलने वाली याचिका को लेकर भी विचार करने को कहा है। साथ ही कर्जदारों के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं करने को कहा है। मेरे मित्रों एक बार फिर से बताऊं कि क्या कुछ कहा गया है। तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस मामले को लेकर बैंकों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर रहा है और मेरे मित्रों ये भी कहा गया कि इस संबंध में 2 से 3 राउंड की बैठक हो चुकी है और मामले का परीक्षण किया जा रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्याज वसूल करने वाली याचिका को लेकर भी विचार करने को कहा है। साथ ही कर्जदारों के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं करने को कहा गया है। मित्रों और थोड़ी सी जानकारी दूंगा और खबर यह है कि पिछली सुनवाई में ग्राहकों के एक ग्रुप और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के महाराष्ट्र चैप्टर की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि मोरेटोरियम नहीं बढ़ा तो कई लोग लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे और इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी को सेक्टर वाइज जो है वो प्लान तैयार करना चाहिए। रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई की ओर से वकील ए सुंदरम ने दलील रखते हुए कहा था कि मोरेटोरियम में ग्राहकों से ब्याज वसूलना गलत है। इससे आने वाले समय में लोन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बढ़ सकता है। और शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील रणजीत कुमार ने कहा था कि कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें जो है राहत देने के उपाय किए जाने चाहिए और आरबीआई सिर्फ बैंकों के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर सकता है। ऐसा जो है वो शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश वकील रणजीत कुमार ने कही थी ये बातें। और मेरे मित्रों मैं आप सभी को बताता चलूं कि कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी और ये सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में आरबीआई ने इसे 3 महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त के लिए कर दिया था, यानी कुल 6 महीने की मोरेटोरियम सुविधा दी गई और 31 अगस्त को यह सुविधा खत्म हो गई है मेरे मित्रों। लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि 28 सितंबर तक मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ा दिया गया है और 28 सितंबर के बाद ही फिर आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा उसके बारे में मेरे मित्रों जो कुछ भी अपडेट होगा वो मैं अवश्य ही आप सभी को बताऊंगा। अब खबरें जो है मेरे मित्रों एक और है जो कि आम आदमी से ये भी जुड़ी हुई है और ये काम की बात है मेरे मित्रों। खबर यह है कि अब ईपीएफ अकाउंट पर मिलेगा 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस और दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को मिलती है आर्थिक सहायता। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों और बिना देर किए आप सभी को बताऊंगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ
के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट जो है मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट जो है वो बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी EDLI स्कीम 1976 के तहत मिलने वाला मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट 7 लाख रुपए होगा, जो अभी तक 6 लाख रुपए है। और यह फैसला श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बीते कल यानी बुधवार को ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी CBT EPF की बैठक में लिया गया। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताता चलूं कि ये EDLI योजना क्या है। तो EDLI योजना अनिवार्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सभी ग्राहकों को जीवन बीमा की दिशा में योगदान करने के लिए प्रदान की जाती है। और EDLI प्राकृतिक कारणों, बीमारी या फिर दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में बीमा धारक के जो है नामित लाभार्थी को एक मुश्त भुगतान का प्रावधान करता है। और इस योजना का उद्देश्य जो है वो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और यह बेनिफिट कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। पहले इसकी लिमिट जो है 3,60,000 रुपये तक थी, लेकिन सितंबर 2015 में EPFO ने इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक कर दिया था। और अब इसे बढ़ाकर मेरे मित्रों अब जो है इसको 7 लाख रुपये तक कर दिया गया है। मित्रों, आगे बढ़ूंगा, इससे जुड़ी थोड़ी सी और जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने मित्रों का धन्यवाद कर दूं। हमारे साथ अजय शर्मा आप जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे कार्यक्रम को देखने के लिए, मेरे कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। अजय शर्मा जी, मैं आपका, अनिल सिंह जी आपका, मनीष सिंह जी आपका, जोगिंदर सोलंकी जी आपका, आप सभी का मैं अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी का जो है मैं स्वागत करता हूं। आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो EDLI है उसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा था, और ये थोड़ी सी जानकारी और दूं आप सभी को मित्रों। तो यदि किसी कर्मचारी ने अपना कार्यकाल 1 साल पूरा कर लिया, यानी किसे मिलता है फायदा EDLI का, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो यदि कोई कर्मचारी अपना कार्यकाल 1 साल तक पूरा कर लिया हो और उसके दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो उसे इस योजना का फायदा मिलेगा। इसमें एक मुश्त भुगतान होता है और EDLI में एम्प्लॉय को कोई रकम नहीं देनी होती है, कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है। तो मित्रों, ये थी बड़ी खबर जो आप सभी को देनी थी। और एक खबर और है मेरे मित्रों, जो कि वो भी हमारे आपसे जुड़ी हुई खबर है, देश की आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, जो दूर दराज तक यात्रा करते हैं रेल के माध्यम से, रेलगाड़ियों के माध्यम से। ये खबर उनके लिए है। और खबर ये है मेरे मित्रों कि अब जो है वो स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगा AC, और आपके पॉकेट पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त भार, कम खर्च में कर सकेंगे आरामदायक सफर। तो रेलवे की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मेरे मित्रों, उस खबर के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेल अब आम नागरिकों को कम खर्च में AC कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। और खबर यह है मेरे मित्रों कि रेलवे जो है देश भर में AC ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। मैं मित्रों एक बार फिर से बताऊंगा इस खबर को, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। चूंकि अभी जो कोरोना काल में आप सभी को पता है कि पहले से 230 ट्रेनें चल रही थी, अब 80 और ट्रेनों को चलाने की बात है। आज से ही उन ट्रेनों में जो है 80 ट्रेनें चलाने, उसमें बुकिंग शुरू हुई है। 12 सितंबर से ये ट्रेनें चलेंगी, पटरियों पर दौड़ेंगी। इस बीच जो है रेल मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि रेल यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर है मेरे मित्रों, राहत भरी और बड़ी खबर है। और खबर यह है कि भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को कम खर्च में AC कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। और खबर है कि रेलवे देश भर में AC ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। इसमें यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके तहत जो है रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को AC कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं कि रेलवे अधिकारी के माने तो ट्रेन का अपग्रेडेड स्लीपर क्लास कोच को इकोनॉमिकल AC 3 टायर क्लास कोच कहा जाएगा, और वहीं अनारक्षित कोच के जनरल डिब्बों को भी AC कोच में बदला जाएगा। यह AC 3 टायर क्लास और नॉन AC स्लीपर क्लास कोच के बीच की कैटेगरी का कोच होगा। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं तो रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि रेलवे के इस प्लान का कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है, और इसका जो है प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। अपग्रेडेड AC कोच में 72 बर्थों की जगह 83 बर्थ होंगी, और पहले चरण में इसे जो है ऐसे 230 कोच बनाए जा रहे हैं। फिलहाल जो है वो 230 कोच बनाए जा रहे हैं, और प्रत्येक कोच जो है लगभग 3 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा।
मित्रों और जानकारी दूंगा जो रेलवे की तरफ से खबर आ रही है। वो खबर ये है, बताया ये जा रहा है कि इसके अलावा जो है जनरल क्लास के कोच को भी 100 सीट के एसी डिब्बों में बदला जाएगा और अधिक बर्थ और मांग के चलते रेलवे को इकोनॉमिक्स एसी 3 टियर से अच्छी कमाई की उम्मीद है। साथ ही भारतीय रेलवे का मकसद ऑल एसी मॉडल की दिशा की ओर बढ़ना है और बेहतर स्पीड और सुरक्षा के लिए दोनों तरह के अपग्रेडेड कोच LHB प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। और खबर ये भी है मेरे मित्रों कि 2000 आप सभी को मैं बताता चलूं कि ये जो है पहले भी ये योजना बन चुकी है। ऐसी योजना पहले इसी योजना पे काम हुआ था थोड़ा सा। और कब हुआ था? जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे मेरे मित्रों, यानी कि 2004 से 9 के बीच यूपीए के शासनकाल में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब इसी तरह की एसी कोच लाने की कोशिश हुई थी और उसी समय गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें जो है वो लॉन्च हुई थी, जिसमें एसी इकोनॉमी क्लास कहा गया। हालांकि यात्रियों ने इसमें सफर के दौरान काफ़ी परेशानी की शिकायत की थी। साथ ही ट्रेन में जो है भीड़ भाड़ की स्थिति भी पैदा होने लगी थी, जिसे देखते हुए बाद में इस तरह के कोच बनाने बंद कर दिए गए थे। मित्रों इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और चूंकि ये खबर भी आपको बताना जरूरी है। अगली खबर जो है कंगना रनौत से जुड़ी हुई है और इसमें खबर ये है मेरे मित्रों कि कंगना रनौत ने शिवसेना को बताया है सोनिया सेना और उद्धव ठाकरे को कहा वंशवाद का नमूना। तो ये जो है सोनिया लगातार जो है कंगना रनौत की तरफ से जो है वो ट्वीट किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो है उनके ऊपर लगातार जो है वो निशाना साध रही है कंगना रनौत। और क्या कुछ आज उन्होंने कहा है कंगना रनौत ने मेरे मित्रों, उसके बारे में बताऊंगा। तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित दफ्तर पर बुलडोजर चलाया उनके दफ्तर पर। उसके बाद से वो तिलमिला उठी हैं, वो जो है तमाम तरह की बातें कह रही हैं। मेरे मित्रों एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित दफ्तर पर चले बुलडोजर के बाद जो है कंगना रनौत जो है वो लगातार शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही हैं। कंगना ने आज फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए शिवसेना को सोनिया सेना बताया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। एक अन्य ट्वीट में जो है यानी एक दूसरे ट्वीट में जो है कंगना रनौत ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों लोगों में गूंजेगी। और कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। ऐसा जो है वो कड़े शब्दों में जो है ट्वीट किया है कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को लेकर। और दूसरी तरफ एक अन्य ट्वीट में जो है कंगना ने महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस उनकी तारीफ भी की है। कंगना रनौत ने शिवसेना को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद शिवसेना ने शर्मनाक तरीके से मिलावट सरकार बनाई और सोनिया सेना में तब्दील हो गई। तो मेरे मित्रों ये जो है बड़ी बातें कही गई है कंगना रनौत की तरफ से। लगातार वो हमलावर हैं, उद्धव ठाकरे पर जो है सीधा हमला बोल रही हैं ट्वीट के माध्यम से। क्या कुछ आगे होगा मेरे मित्रों, क्या कुछ अपडेट आएगा, अवश्य ही आप सभी को बताऊंगा। इस बीच खबर एक और है, कंगना रनौत से ही जुड़ी हुई खबर है और खबर यह है कि कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गवर्नर है मेरे मित्रों, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो राज्यपाल हैं। मैं एक बार फिर से इस खबर के बारे में बताऊंगा आप सभी को कि कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में अब महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी, उनकी एंट्री हो गई है और उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने की बात कही है कि जो कुछ भी हुआ है महाराष्ट्र में मुंबई में कंगना रनौत के साथ बीएमसी के द्वारा या शिवसेना के इशारे पे जो कुछ भी किया गया उसके बारे में वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। मेरे मित्रों इस खबर के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जारी लड़ाई में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एंट्री हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरे मित्रों उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई है। राज्यपाल जो है इस दौरान जो है भगत सिंह कोश्यारी ने जो कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की गई है बीएमसी द्वारा, किसके कहने पर की गई है,
उसके ऊपर जो है उन्होंने नाराजगी जताई है। और खबर ये आ रही है मेरे मित्रों कि अजय मेहता इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जानकारी देंगे। वहीं राज्यपाल कोश्यारी जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो भी इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। और मित्रों आप सभी को बताता चलो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से जुबानी हमले तेज है। कंगना ने तो उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना तो शिवसेना को सोनिया सेना तक का हथियार डाला। और कंगना रनौत के ऑफिस पर कथित अवैध निर्माण की बीएमसी की कार्रवाई पर जो है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जो है उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो भरपाई करने में लगी है। और अब जो है मुंबई पुलिस ने जो अभिनेत्री कंगना रनौत के खार स्थित घर और बांद्रा में उनके दफ्तर बंगले के बाहर सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि केंद्र सरकार ने कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने हाल ही में मुंबई पुलिस की आलोचना की थी और महानगर की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK से की थी, जिस पर उठे विवाद के बाद उन्हें केंद्र की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है। शिवसेना ने उनके बयानों की निंदा की। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं तो कंगना रनौत जो है बीते कल यानी कि बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अपने घर से मुंबई लौटी थी। और उनके लौटने से कुछ समय पहले शिवसेना के नियंत्रण वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC ने उनके बांद्रा स्थित बंगले दफ्तर में अवैध निर्माण कार्यों को गिराने की कार्रवाई शुरू की। और हालांकि कुछ समय बाद जो है बाद ही बम्बई हाईकोर्ट ने अभिनेत्री को राहत देते हुए BMC द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तो ये थी मेरे मित्रों बड़ी खबरें जो आप सभी को देना था अभी 3 बजे। वो जो है अब तक की सुबह भी मैंने 10 खबरें आप सभी को बताई थी ताज़ा तरीन, और अभी जो है मैंने 12 खबरें आप सभी को बताई है मेरे मित्रों। तो ये जो तमाम खबरें अभी तक की थी ताज़ा तरीन खबरें, उससे मैंने आप सभी को रूबरू कराया मेरे मित्रों। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, मेरे वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि उसको पसंद करते हैं, उस पर लाइक करते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं। इसके लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ मेरे मित्रों आप सभी से मैं विदा लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गुड बाय।